नमस्कार, 5 की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं ताबिश हुसैन। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। थोड़ी देर पहले ही उन्होंने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा। इस्तीफा देने के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि एक छोटे से गांव का कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बना, ये बीजेपी में ही संभव था। सूत्रों के मुताबिक उत्तराखंड सरकार के मंत्री धन सिंह रावत का नाम अगले मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे चल रहा है। पार्टी ने विचार किया और संयुक्त रूप से, सामूहिक रूप से ये निर्णय लिया कि मुझे अब किसी और को ये मौका देना चाहिए। 4 वर्ष में आज कितना तारीख है? आज 9 तारीख। 9 दिन कम रह गए 4 वर्ष पूरा होने में। तो ये इतना मौका मुझे दिया है। एक छोटे से गांव में जहां आज भी 7-8 परिवार रहते हैं, उस गांव में मैंने जन्म लिया। एक सैनिक के परिवार में जन्म लिया और पिताजी पूर्व सैनिक थे। कभी कल्पना भी नहीं की थी कि पार्टी मुझे इतना बड़ा सम्मान देगी, सोच भी नहीं सकता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ही ये संभव था। एक छोटे से गांव के, एक छोटे से अति साधारण परिवार के एक पार्टी के कार्यकर्ता को पार्टी ने इतना बड़ा सम्मान दिया और 4 साल मुझे सेवा करने का मौका दिया। तमाम जो हमने यहां पर नए नए कार्यक्रम दिए, ये 4 वर्ष का मौका अगर पार्टी मुझे नहीं देती तो इन योजनाओं को मैं नहीं ला सकता था। घसियारी कल्याण योजना, मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना, जो उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य के लिए एक अति संवेदनशील पहल है सरकार की। अब जिनको भी कल दायित्व मिलेगा वो उसका निर्वहन करेंगे। मेरी उनके लिए बहुत शुभकामनाएं हैं और मैं अभी माननीय राज्यपाल को अपना त्याग पत्र सौंप करके आ गया हूं। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत को आपने सुना, जो कि इस्तीफा देने के बाद पत्रकारों के बीच थे, तो वो बता रहे थे किस तरीके से उनका एक कार्यकाल रहा। लेकिन अब कई बैठकें हुई, उसके बाद अब आखिरकार उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। दिनेश मनसेरा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनके पास चलते हैं। दिनेश, आखिरकार इस्तीफा तो दे दिया है त्रिवेंद्र सिंह रावत ने, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि इसकी वजह क्या है, क्यों देना पड़ा, तो उन्होंने कहा इसको जानने के लिए आपको दिल्ली जाना पड़ेगा। देखिए, ये बात तो हमेशा से कही जाती रही है कि मुख्यमंत्री जो है बीजेपी में हाईकमान ही तय करता है। पहले जब भी त्रिवेंद्र रावत का नाम आया था तो वो भी हाईकमान की तरफ से ही आया था। विधायकों के बीच में तो एक फॉर्मेलिटी के रूप में नाम दिया जाता है हाईकमान से। और जिस दिन मुख्यमंत्री के रूप में त्रिवेंद्र रावत ने शपथ ली थी, उस समय भी यही कहा जा रहा था ये कितने दिन टिकेंगे, क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं थी कि त्रिवेंद्र रावत मुख्यमंत्री बन जाएंगे, क्योंकि संगठन के आदमी थे, इनको ज्यादा तजुर्बा नहीं था। और उस समय निशंक जैसे चेहरे और भी बीजेपी के अंदर और भी बड़े चेहरे थे, भगत सिंह कोश्यारी थे। उस दौरान में भी त्रिवेंद्र सिंह रावत के ऊपर अमित शाह और मोदी जी ने विश्वास किया था। लेकिन 4 साल बाद तक वो विश्वास जो है, कहना चाहिए, वो कहीं ना कहीं कम हुआ होगा, इसलिए उनको पद से हटाया गया या उन्होंने आज इस्तीफा दे दिया। और ये पिछले कई समय से ऐसा चल रहा था कि त्रिवेंद्र सिंह रावत आज गए कल गए, आज गए कल गए, ऐसी अटकलों का दौर चल रहा था। क्योंकि मुख्यमंत्री के जो भी निर्णय हो रहे थे वो ना तो विधायकों की समझ में आ रहे थे, ना ही उत्तराखंड के जो सांसद हैं, केंद्र में बैठे हैं, केंद्र की राजनीति करते हैं, उनके समझ में आ रहे थे। और ये विरोध एक ना एक दिन जो है उभर करके पिछले 3-4 दिनों में इतना ज्यादा हो गया कि आखिरकार मुख्यमंत्री के रूप में त्रिवेंद्र रावत को आज अपना इस्तीफा देना पड़ा। ये ऐसी चर्चाओं का दौर पिछले कई समय से चल रहा था। ये ताबिश जी। अखिलेश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास भी चलते हैं। आप रहिए दिनेश हमारे साथ। अखिलेश जी, इस्तीफा तो दे दिया है त्रिवेंद्र सिंह रावत ने। जो नाराजगी थी वहां पर विधायकों की, वो शायद इसके बाद कम हो जाए, लेकिन इसका असर जनता पर कैसा पड़ेगा? अगले साल चुनाव भी होने।
देखिए, बड़ी चुनौती रहेगी जो भी अगले मुख्यमंत्री बनते हैं कि किस तरह से बीजेपी को दोबारा सत्ता में लेकर आए, क्योंकि ये उत्तराखंड का इतिहास रहा है कि वहां पर नारायण दत्त तिवारी को छोड़कर के किसी भी मुख्यमंत्री ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया। और जब जब भी चुनाव से पहले मुख्यमंत्री बदला गया तो उस पार्टी को जनता ने दोबारा जनादेश नहीं दिया। तो ये बीजेपी ने फिर से वही दांव चला है सोचते समझते हुए भी। तो अब देखना होगा कि वो नए मुख्यमंत्री किस तरह से जो एक तरह का नेगेटिव माहौल बना है बीजेपी के खिलाफ उसकी भरपाई करने में कामयाब हो पाते हैं। वैसे बीजेपी नेताओं का यह कहना है कि देखिए, हमें चुनाव तो मोदी जी के नाम पर ही लड़ना है, हमारे सबसे लोकप्रिय नेता तो नरेंद्र मोदी ही हैं, तो इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसा वो मान करके चलते हैं। तो वो ये उम्मीद कर रहे हैं कि जो भी नए मुख्यमंत्री आएंगे कम से कम अगले एक साल में जो भी नुकसान हुआ है, जहां जहां पर भी ढिलाई हो गई हो प्रशासन में या जनता तक संदेश नहीं पहुंच पा रहा हो पार्टी का, उसको दुरुस्त करने की चुनौती उनके सामने रहेगी। वरना तो इतिहास तो यही बताता है उत्तराखंड का कि जनता ऐसे पैतरों को पसंद नहीं करती है। बीजेपी के सामने एक नई चुनौती आम आदमी पार्टी की भी उत्तराखंड में है, जो अपने पैर पसारने की पूरी गंभीर कोशिश वहां कर रही है। और कुछ लोग हैं उत्तराखंड के जो जाहिर सी बात है कि बीजेपी कांग्रेस की इस पिंग पोंग से तंग आ चुके हैं और वो चाहते हैं कि कोई नया मौका मिले, तो उनके लिए भी आम आदमी पार्टी एक विकल्प हो सकती है। तो इसीलिए बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती रहेगी, पहली तो कि जो 4 साल में नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करना, और दूसरा यह कि जो नई पार्टी आ रही है उसकी चुनौती से पार पाना। और ये तो है बिल्कुल अखिलेश जी, जैसे कि आपने बताया कि इस तरीके के बदलाव जब इससे पहले हुए हैं राज्य में तो वो ज़्यादा सफल नहीं हुए हैं, चुनाव में बहुत ज़्यादा फायदा उन पार्टियों को नहीं मिला है। लेकिन अगर बात करें इस बदलाव की, तो अगर परफॉर्मेंस के आधार बनाकर ये बदलाव किया गया है तो ये भी तो खिलाफ ही जाएगा, क्योंकि विपक्षी पार्टियां तो इसका फायदा उठाएंगी कि आपने यहाँ पर ये बदलाव किया इस वजह से क्योंकि आपने अच्छा नहीं किया। बिल्कुल, विपक्षी पार्टियों ने बल्कि इसको मुद्दा बनाना शुरू भी कर दिया है। हरीश रावत ने पिछले 24 घंटे में कई सारे बयान दिए हैं, ट्वीट किए हैं, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी के भीतर सब कुछ सामान्य नहीं है। मनीष सिसोदिया जो कि आम आदमी पार्टी के नेता हैं, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, उन्होंने ट्वीट किया, वो भी यही इशारा कर रहे हैं कि इसका मतलब ये साफ हुआ कि बीजेपी खुद ये मान रही है कि पिछले 4 साल में कोई काम नहीं हुआ। तो जाहिर सी बात है कि विपक्ष तो इसको मुद्दा बनाएगा ही। पार्टी के सामने, पार्टी को ये बात पता थी कि विपक्ष ये करेगा, इसके बावजूद भी अगर फैसला किया है तो उन्होंने कुछ सोच समझ करके ही किया होगा। उन्हें लग रहा होगा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत को कंटिन्यू करना ज्यादा नुकसान देगा बनस्पत इसके कि उनको बदल करके एक बार कोशिश करके देख लेते हैं कि अगर कोई नया चेहरा आता है, अगर वो अगले 1 साल में कुछ परफॉर्मेंस कर पाए, दे पाए, जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कर पाए। देखिए, जब से 2014 में नरेंद्र मोदी, अमित शाह आए हैं बीजेपी में, ऐसा होता नहीं है कि मुख्यमंत्रियों को बदला जाए, क्योंकि कई राज्यों में हमने देखा है कि इस तरह की मांग उठती है। हाल ही में त्रिपुरा में भी ये मांग उठी थी, जब विप्लव देव को हटाने के लिए कई सारे विधायक जो है दिल्ली आए थे, पार्टी आलाकमान से मिले थे, लेकिन उनको खाली हाथ वापस जाना पड़ा था, क्योंकि ये बीजेपी में नियम नहीं है नई बीजेपी में कि आप दबाव डाल करके अपना कोई मुख्यमंत्री बदला सकें। लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत के हटने के बाद जाहिर सी बात है कि जो अन्य मुख्यमंत्री हैं और अन्य राज्यों में जो विधायक उनके मुख्यमंत्रियों से नाराज है, उनको एक संदेश मिल जाएगा कि अगर दबाव डालें, अगर अपनी नाराजगी व्यक्त करें, तो शायद हो सकता है कि जैसे रावत को हटाया वैसे ही उनको भी हटाने का मौका मिल जाए। 2014 के बाद से 3 ही मुख्यमंत्री हटे हैं। आनंदीबेन पटेल, जिनको कि राज्यपाल बनाया गया था, गुजरात की मुख्यमंत्री थी। मनोहर पर्रिकर, जो गोवा के मुख्यमंत्री थे, उनको रक्षा मंत्री बनाकर के दिल्ली लाया गया था। बाद में 2017 में उनको वापस गोवा भेज दिया गया था मुख्यमंत्री बनाकर के। और अब त्रिवेंद्र सिंह रावत, जिनको नॉन परफॉर्मेंस के चलते हटा दिया गया है। बिल्कुल, अब इन्होंने इस्तीफा दे दिया तो आगे क्या होगा ये भी अब देखना होगा। दिनेश के पास चलते हैं। दिनेश, इनके इस्तीफे के बाद धन सिंह रावत का नाम सबसे आगे चल रहा है मुख्यमंत्री को लेकर। इनके अलावा भी क्या कोई और नाम वहां पर चल रहे हैं, या ये माना जा रहा है कि यही अगले मुख्यमंत्री अब होने वाले हैं? और थोड़ा इनके बारे में भी आप बताइए। देखिए, धन सिंह रावत जो है वो आरएसएस कैडर से आते हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में भी वो संगठन मंत्री रहे और संघ के प्रचारक रहे, और उसके बाद बीजेपी में जब वो आए तो वो संगठन महामंत्री जैसे पदों पे उन्होंने काम किया। और इस समय जो बीजेपी है उत्तराखंड में, जहां भी जिलाध्यक्ष हैं, वो कहीं ना कहीं एबीवीपी से जुड़े हुए जो नेता हैं वही आगे लाए गए थे। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो धन सिंह रावत को कार्यकर्ताओं के साथ सामंजस्य बैठाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हालांकि नाम राज्यसभा सदस्य अनिल बलूनी का भी पिछले काफी समय से तेजी से चल रहा था, लेकिन उन्हें मंत्रिमंडल का अनुभव नहीं रहा, या ऐसा भी कहा जा रहा है कि उनकी स्टेट की राजनीति में इतनी दिलचस्पी नहीं है जितने की वो सेंट्रल की राजनीति में वो दिलचस्पी लेते हैं। और वो उनकी जो
हालांकि ये फार्मूला दिया गया था, ये ऐसा माना जा रहा है कि वो राज्यसभा में है, वो यहाँ पे मुख्यमंत्री बन जाएंगे और त्रिवेंद्र सिंह रावत को राज्यसभा में भेजा जाएगा। ऐसे फार्मूले की भी यहाँ पे राजनीतिक चर्चा हुई थी, लेकिन आज की तारीख में यही माना जा रहा है कि धन सिंह रावत सर्वमान्य नेता हैं और आरएसएस कैडर से आए हैं, इसमें सबकी सहमति बनी हुई है और उम्मीद की जा रही है कि कल ही वो विधानमंडल बैठक में उनके नाम पे जो है मोहर लग जाएगी। जी शुक्रिया दिनेश आपका इस सब जानकारी के लिए, और अखिलेश शर्मा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो खबर उत्तराखंड से ये कि वहां के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और अब ये माना जा रहा है कि सूत्रों के मुताबिक कि उत्तराखंड सरकार के जो मंत्री हैं धन सिंह रावत, वो अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं। रेस में सबसे आगे उनका नाम माना जा रहा है। ब्रेक के लिए रुकते हैं। अब बात बंगाल की करते हैं। ममता बनर्जी नंदीग्राम सीट से ताल ठोकने को तैयार है। आज नंदीग्राम में रैली करके ममता ने विरोधियों पर जमकर हमला बोला। यहां उनका मुकाबला टीएमसी छोड़कर बीजेपी में गए शुभेंदु अधिकारी से है। नंदीग्राम शुभेंदु अधिकारी का गढ़ माना जाता है। वो यहां से टीएमसी के विधायक थे, लेकिन दिसंबर में पाला बदलकर बीजेपी के साथ चले गए। अब ममता चुनाव प्रचार के लिए नंदीग्राम में डेरा डाल रही हैं। यहां वो अपने एक पार्टी कार्यकर्ता के घर किराएदार के तौर पर रहेंगी। अपनी रैली में ममता बनर्जी ने दुर्गा सप्तशती का पाठ करके बीजेपी के हिंदुत्व एजेंडे को चुनौती भी दी। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमो। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमो। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमो। या देवी सर्वभूतेषु लज्जा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमो। या देवी सर्वभूतेषु महालक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमो। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमो। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमो। या देवी सर्वभूतेषु सिद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमो। ओं सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सृष्टि स्थिति विनाशानं शक्ति भूते सनातनी गुणश्रयी गुणमयी नारायणी नमस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्वार्थी हरे देवी नारायणी नमस्तुते। असम में 27 मार्च को होने वाले पहले दौर के चुनाव के लिए पर्चा भरने का आज आखिरी दिन है। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज माजुली सीट से अपना पर्चा दाखिल किया। कांग्रेस ने यहां से अपने पूर्व मंत्री राजीव लोचन पेंगू को उम्मीदवार बनाया। बीजेपी और कांग्रेस दोनों के गठबंधनों ने अपने अपने मुख्यमंत्री उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है। एक तरफ कांग्रेस पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के निधन के बाद नए चेहरे की तलाश में है, तो बीजेपी ने अपने मौजूदा मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल का नाम आगे नहीं करते हुए ये अटकलें तेज कर दी हैं कि इस बार शायद बीजेपी में हेमंत बिस्वा शर्मा का पलड़ा ज्यादा भारी है। गुवाहाटी से रत्नदीप चौधरी की रिपोर्ट आप देखिए। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल अमित शाह के सियासी सफर पर किताब का लोकार्पण करते हुए, जिसका असमिया में हिमंता बिस्वा शर्मा ने अनुवाद किया है। शर्मा और सोनोवाल पार्टी में एक दूसरे के विरोधी माने जाते हैं। मंच पर भले दोनों दोस्ताना दिखें, लेकिन माना जाता है कि शर्मा मुख्यमंत्री पद के मजबूत दावेदार के रूप में उभरे हैं। इसी वजह से बीजेपी मौजूदा मुख्यमंत्री सोनोवाल का प्रचार इस पद के अगले उम्मीदवार के तौर पर नहीं कर रही है। जब सरकार नहीं रहता था तो मुख्यमंत्री का उम्मीदवार आगे रहता है। जब सरकार रहता है
तब मुख्यमंत्री का उम्मीदवार डिक्लेयर नहीं करता है। इलेक्शन होने के बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड ने डिसीजन लेगा और हम लोग का जो सिस्टम है, जो पार्टी ने जो डिसीजन लेगा वही डिसीजन का आधार है एक मुख्यमंत्री होगा। दोनों नेता इस बात को बहुत तूल नहीं देना चाहते। इट इज अप टू द पार्टी। इसका फैसला पार्टी का संसद या बोर्ड करेगा। Why you are worried? आप हमारी पार्टी को व्यक्तियों के आधार पर न देखें। ये संसदीय दल का विशेषाधिकार है कि अपने उम्मीदवार का जब चाहे ऐलान करे। हमें दिल्ली से ऐलान का इंतजार करना चाहिए। कांग्रेस के गठबंधन ने भी अपने मुख्यमंत्री के उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है। तरुण गोगोई के दिनों में वो पार्टी की सिर्फ अगुवाई नहीं करते थे असम के चुनाव में, मगर वो पार्टी के चेहरे थे। मगर उनके देहांत के बाद पार्टी ने अभी तक असम में कोई नया चेहरा आगे नहीं किया है। कांग्रेस में तो कभी मुख्यमंत्री के उम्मीदवार का ऐलान नहीं करते। जब तरुण गोगोई थे तब हालात अलग थे। हमारे विधायक तय करेंगे। मुख्यमंत्री पद का ऐलान न करके बीजेपी उम्मीद कर रही है कि राज्य में उनके शीर्ष नेताओं की गुटबाजी फिलहाल थम जाएगी। लेकिन क्या सोनोवाल को मुख्यमंत्री का चेहरा न बनाने से विपक्ष को एक हथियार नहीं मिल जाएगा? गुवाहाटी से रत्नदीप चौधरी की रिपोर्ट। मनसुख हिरेन की मौत को लेकर हंगामा बढ़ता जा रहा है। विधानसभा की कार्रवाई स्थगित होने के बाद उद्धव ठाकरे ने इस मामले पर आपात बैठक की है। उनके साथ डिप्टी सीएम अजित पवार, गृह मंत्री अनिल देशमुख और अनिल परब भी थे। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस मामले में सनसनीखेज आरोप लगाए। फडणवीस ने मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक लदी स्कॉर्पियो केस के जांच अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जांच अधिकारी के पास 4 महीने से गाड़ी थी। फडणवीस ने तुरंत जांच अधिकारी सचिन वजे को गिरफ्तार करने की मांग की है। सोची समझी साजिश के तहत ये मनसुख हिरेन इनकी हत्या की गई है और इसमें सीधे सीधे जो सचिन वाजे है उनका हाथ नजर आता है और इसलिए हमने ये मांग की थी कि उनको अरेस्ट किया जाए। 201 आईपीसी के तहत पहले उनको अरेस्ट करना पड़ेगा, फिर 302 के तहत होगा। लेकिन ये ध्यान में आया कि सरकार उनको बचाने में लगी है। उनको बचाने के लिए ठाकरे सरकार ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। मेरे समझ में नहीं आता ऐसी कौन सी जानकारी सचिन वाजे के पास है कि अगर वो बाजू हो जाते हैं और उनको अरेस्ट होती है तो उस जानकारी के कारण कौन कौन तकलीफ में आ सकता है, कौन कौन इस कॉन्स्पिरेसी के पीछे है, ये सारी बातें आप सामने आ रही है। और इसलिए हमारा यह आग्रह है कि सचिन वजे इनको उनके पद से तुरंत हटाया जाना चाहिए। और दिल्ली सरकार ने सभी को कोरोना का टीका मुफ्त में देने का ऐलान किया है। इसके अलावा दिल्ली के वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने बजट पेश करते हुए कई अहम ऐलान किए हैं। सबको मुफ्त कोरोना टीके के लिए बजट में 50 करोड़ का प्रावधान किया गया है। देशभक्ति पाठ्यक्रम की शुरुआत की जाएगी ताकि हर बच्चा कट्टर देशभक्त बने। दिल्ली में नया सैनिक स्कूल खोलेंगे और दिल्ली के बच्चों को एनडीए के लिए तैयार करेंगे। पूरी दिल्ली में 500 जगहों पर तिरंगा लहराया जाएगा। 45 करोड़ रुपए का प्रावधान इसके लिए किया गया है। दिल्ली की अलग अलग कॉलोनियों में सरकार की तरफ से ध्यान और योग के प्रशिक्षक होंगे। इसके लिए 25 करोड़ प्रस्तावित हैं और शहीदों के परिवार के लिए 26 करोड़ के बजट का प्रस्ताव किया गया है। अगले साल से दिल्ली में महिलाओं के लिए विशेष महिला क्लिनिक खुलेंगे, मोहल्ला क्लिनिक खुलेंगे और दिल्ली के हर नागरिक को हेल्थ कार्ड दिया जाएगा और हर व्यक्ति का ऑनलाइन डेटा उपलब्ध होगा। नर्सरी से 8वीं के लिए नया पाठ्यक्रम तैयार होगा। दिल्ली का अपना शिक्षा बोर्ड होगा। कोविड से आजादी के लिए वैक्सीन वैसे तो सामान्यतः प्राइवेट हॉस्पिटल में, बाजार में भी 250 रुपए में उपलब्ध होगी। लेकिन अध्यक्ष महोदय, हम सब साथियों की विधानसभाओं में जिनको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनके मन में ये सवाल होगा कि मैं 1 महीने की तनख्वाह में से अपने पूरे महीने का राशन खरीदूं या अपने पूरे परिवार के लिए कोविड की वैक्सीन लगवाऊं। और आजादी के 75वें साल में
ये सवाल देश के किसी भी नागरिक के मन में होना नहीं चाहिए था। दिल्ली में हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि दिल्ली के लोगों को कोविड की वैक्सीन सरकारी अस्पतालों में लगातार निःशुल्क ही उपलब्ध कराई जाए। इस नई योजना आम आदमी निःशुल्क कोविड वैक्सीन के लिए मैं 50 करोड़ रुपए की राशि अलग से प्रस्तावित कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, कोविड से मिले हुए अनुभवों को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य सेवा में विस्तार के लिए सरकार ने विभिन्न परियोजनाओं के लिए 1293 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है। ये परियोजनाएं हैं ज्वालापुरी, सिरसपुर, मादीपुर, विकासपुरी में नए अस्पतालों का निर्माण, 19 मौजूदा अस्पतालों को नया रूप देना, नए अस्पतालों और नए रूप देने का काम पूरा हो जाने के बाद अस्पतालों के बिस्तरों की संख्या में 14,000 से अधिक की बढ़ोतरी हो जाएगी। अध्यक्ष महोदय, आजादी के 75वें वर्ष के अवसर पर दिल्ली सरकार अपने स्कूलों में पढ़ रहे हर एक बच्चे को देशभक्ति के रंग में रंगने के लिए देशभक्ति पाठ्यक्रम की शुरुआत करने जा रही है। इसकी सब तैयारी हो गई है। इसके तहत रोजाना एक पीरियड देशभक्ति की क्लास का होगा और इस पाठ्यक्रम के जरिए सुनिश्चित किया जाएगा कि हर एक बच्चा अपने मन की गहराइयों में अपने देश के प्रति, देश के लोगों के प्रति, बुजुर्गों के प्रति, बच्चों के प्रति, देश की व्यवस्था के प्रति, देश की महिलाओं के प्रति पूरे सम्मान से ओतप्रोत हो। हर पढ़े लिखा आदमी देशभक्ति पाठ्यक्रम पढ़ा के हम सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हर पढ़ा लिखा आदमी ऐसा कट्टर देशभक्त बने कि बड़ा होकर अगर किसी सरकारी पद पे बैठे तो रिश्वत लेने का अपराध करना तो दूर, एक रेड लाइट तोड़ने में भी सोचे कि मेरी देशभक्ति पे दाग लग जाएगा अगर मैंने व्यवस्था तोड़ी। हर पढ़ा लिखा व्यक्ति महिलाओं के प्रति सम्मान से पेश आए, पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी को ठीक से समझे और बखूबी निभाए। वो आपसी भाईचारे और सामाजिक समानता में भी देशभक्ति देखे। ऐसा देशभक्त नागरिक हम स्कूलों में तैयार करने का लक्ष्य रखते हैं। कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थामने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर राहुल ने एक बड़ा बयान दिया है। राहुल ने कहा कि अगर सिंधिया कांग्रेस में होते तो राज्य के मुख्यमंत्री बन सकते थे, लेकिन बीजेपी में शामिल होकर वो एक बैक बेंचर बनकर रह गए। खास बात यह है कि राहुल ने कहा कि वो बीजेपी में कभी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, उन्हें कांग्रेस में आना ही होगा। आपको बता दें कि कमलनाथ से विवाद के बाद अपने समर्थकों के साथ ज्योतिरादित्य ने पाला बदल लिया था और बीजेपी में शामिल होने के बाद उन्हें राज्यसभा बीजेपी ने भेजा। उनके कई समर्थकों को राज्य में शिवराज सरकार में जगह भी दी गई, लेकिन कई जानकारों का कहना है कि बीजेपी में सिंधिया को जिस ओहदे की उम्मीद थी वो अब तक उनको नहीं मिला। माना जाता है कि ज्योतिरादित्य को लेकर सोनिया और राहुल की एक राय नहीं थी। इतनी चिंता राहुल जी को अब है, काश उतनी चिंता होती जब मैं कांग्रेस में होता। इससे ज्यादा मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं। ट्राई यानी टेलीकॉम रेगुलेटर ने सोमवार को अपने एसएमएस मैसेजेस पर बने नियम के दूसरे फेज को लागू किया, जिससे कई कंपनियों को सुचारू रूप से अपना काम करने में बाधाएं झेलनी पड़ी। नए नियमों के चलते करीब 50% ओटीपी सहित कुछ और ट्रांजैक्शन फेल हो गए। क्या ये नए नियम बिल्कुल से आ गए और ट्राई ने कंपनियों को इसकी पूरी जानकारी और इसका पालन करने के लिए जरूरी समय नहीं दिया? ओटीपी फ्रॉड रोकने के मकसद से मैसेज की नई गाइडलाइन जारी की गई हैं, जिसमें हर कमर्शियल मैसेज का सत्यापित होना जरूरी है। और इस पर और जानकारी दे रही हैं हमारे सहयोगी रुबीना मोंगिया। अगर आपको ओटीपी मैसेजेस या मार्केटिंग मैसेजेस कल से नहीं आ रहे हैं तो वो इसलिए क्योंकि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सेकंड फेज शुरू करा है एसएमएस का, जिसके जरिए आपको फ्रॉड मैसेजेस से बचाया जाएगा। फ्रॉड मैसेजेस वो हैं जो एक टेम्पलेट को फॉलो नहीं करते हैं, जो बार बार आपके पास आते हैं, तो इसलिए उन्होंने एक ब्लॉकचेन मेथड यूज करा है, जिसके जरिए अगर वो मार्केटिंग वाले आपके टेम्पलेट को फॉलो नहीं करेंगे जो टेलीकॉम ने अप्रूव करा है, अगर वो फॉलो नहीं करेंगे तो आप तक वो मैसेजेस नहीं आएंगे। कल 50% ऑफ कमर्शियल मैसेजेस लोगों तक नहीं पहुंचे। इसके लिए बहुत सारे लोग बहुत परेशान भी हुए हैं। आपको जैसे बैंक के ओटीपीज नहीं आ पाए हैं, ट्रांजैक्शंस नहीं हो पाई हैं, काफी कुछ हुआ है। बहुत लोगों ने ट्राई को लिखा भी है, पर धीरे धीरे ये सिचुएशन इंप्रूव होगा। जैसे जैसे लोग टेम्पलेट को फॉलो करते जाएंगे और अप्रूवल मिलता जाएगा, वैसे वैसे आपको आपके मैसेजेस ओटीपी ट्रांजैक्शंस के आते जाएंगे।